हेलो एवरीवन, एफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो गाइज, लास्ट तक के बने रहिएगा और देखिएगा अपने आप को कि आप कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए। गाइज, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का परसेंट है। आपको क्या बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का कितना परसेंट है। ऑप्शन ए है 73%, ऑप्शन बी है 67.38%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 84%। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का परसेंट कितना है। 73% है, 68.38% है, या 75% है, या 84%। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है। ए राइट है। 73% है। कितना है। 73% है भारत में साक्षरता का प्रतिशत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। आपको क्या बताना है, जो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित है वे कौन है। ऑप्शन ए है सोरोकिन है, ऑप्शन बी है माल्थस है, ऑप्शन सी है वेबर है, ऑप्शन डी है टोनिज। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है, किसने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है। बी राइट है, माल्थस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या है। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है माल्थस, ऑप्शन बी है जोहान गुटनबर्ग, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है दुर्खिम। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है। ए राइट है, माल्थस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2000 वाला राज्य है। क्या पूछा गया है। 2000 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। हरियाणा है, केरल है, यूपी है, या कर्नाटक। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है। बी राइट है, केरल है। गाइज, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो हमारे से पूछ लिया कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन है, तो आपसे निम्न लिंगानुपात वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप बताएंगे कि निम्न लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। हमारा जो निम्न लिंगानुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है। कौन सा है। हरियाणा है। और सर्वाधिक वाला केरल है। अब सर्वाधिक में केरल की कितनी है। इसकी जो है 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। कितनी है। 1000 पुरुष पर 184 महिला। और निम्न वाले में कितनी है। हरियाणा में कितनी है। इसमें 877 है। 1000 पुरुष पर कितनी है। 877 महिला। ये कौन सा है। ये निम्न वाला है। हरियाणा निम्न वाला है और जो केरल है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। हमारा ऑप्शन बी राइट है, केरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार वाला केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है। जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है 2000 जनगणना के अनुसार। पहले कैसा राज्य पूछा था, बिना केंद्र शासित पूछा था, और अब कौन सा पूछ रहे हैं, केंद्र शासित पूछ रहे हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन हमारा ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। गाइज, इसमें आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछ लिया आपसे सर्वाधिक वाला, और एक पूछ सकते हैं कि निम्न लिंगानुपात वाला कौन सा है। तो हम दोनों को यहाँ पे क्लियर करेंगे, सर्वाधिक वाले को भी और निम्न वाले को भी। गाइज, इसमें जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है केंद्र शासित, वो है पुदुचेरी। अब इसमें बताइएगा कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं।
इसमें है 1176 महिलाएं। कितनी? 1176 महिलाएं हैं। अब ये बताइएगा, जो निम्न निम्न सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? तो वो है मालदीव, दमन और दीव। कौन सा है? दमन और दीव। निम्न में कौन सा आ रहा है? दमन और दीव आ रहा है। इसमें कितनी महिलाएं हैं 1000 पे? इसमें है 533 महिलाएं हैं 1000 पे। निम्न में कितनी है? 1000 पर 533 महिलाएं हैं, और ये कहाँ पर है? दमन और दीव में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला राज्य है। अब शिशु का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? शिशु का पूछा गया है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है? हमारा ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है। अरुणाचल प्रदेश है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। इसमें कितने शिशु हैं? इसमें 972 शिशु हैं। कितने हैं? 972 हैं 1000 पुरुष पर। अब ये बताइएगा कि सबसे और ये तो हो गया हमारा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला। निम्न लिंगानुपात वाला राज्य बताइएगा कौन सा होगा। तो वो हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है निम्न लिंगानुपात वाला राज्य। इसमें कितने हैं? इसमें 834 हैं 1000 पुरुष पर। कितने? 834 है 1000 पुरुष पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता परसेंट जनगणना 2011 वाला राज्य है। क्या पूछा गया है? न्यूनतम साक्षरता परसेंट जनगणना 2011 वाला राज्य कौन सा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता परसेंट जनगणना 2011 वाला राज्य है। क्या पूछा गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 वाला राज्य है। क्या पूछा गया है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। बताइएगा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है या केरल? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है, बिहार है। बिहार में कितना परसेंट है साक्षर? इसमें 61%, 61.8% है। कितना? 61.8% साक्षर लोग रहते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और ये बताइएगा कि उच्चतम किस राज्य का है? उच्चतम किस राज्य का परसेंट है साक्षरता में? तो ये केरल है। कौन सा है उच्चतम में? केरल है। केरल में कितनी परसेंट साक्षर है? तो इसमें है 96.2%। कितने? 96.2% है साक्षर लोग। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी ही राइट होगा, बिहार। बिहार में सबसे कम है साक्षर लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना जाता है? आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कारण है जो भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ऑप्शन ए है भाषा संबंधी संघर्ष, ऑप्शन बी है रोजगार के कम अवसर, ऑप्शन सी है मुकदमों की देर से सुनवाई, ऑप्शन डी है क्षेत्रीयवाद। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी कौन सा कारण है? भाषाई संबंधी संघर्ष है, रोजगार के कम अवसर है या मुकदमों की देर से सुनवाई है, क्षेत्रीयवाद है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है बताइएगा। देखो क्षेत्रीयवाद का भी कोई संबंध नहीं है रोजगार से या निर्धनता से, मुकदमों की देर से सुनवाई का भी कोई संबंध नहीं है और भाषाई संबंधी का भी कोई नहीं है। तो कौन सा होगा इसमें कि किस कारण से निर्धन है या निर्धनता आ रही है? तो रोजगार के कम अवसर प्राप्त होना। क्या है? रोजगार के कम अवसर प्राप्त होना, रोजगार न मिलना क्या है? निर्धनता का कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है? नहीं है पूछा गया है।
ऑप्शन ए है ए शिक्षा, ऑप्शन बी है भाषाई संघर्ष, ऑप्शन सी है बेरोजगारी, ऑप्शन डी है प्राकृतिक विपत्तियां। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। भारत में गरीबी का कारण कौन सा नहीं है। देखो ए शिक्षा है, ये भी गरीबी का कारण है। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा, इतना खास रोजगार नहीं मिलेगा। और बेरोजगारी भी क्या है, ये भी गरीबी का कारण है। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी भी फैलेगी। और जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं जैसे तूफान, बाढ़, बादल का फटना, पहाड़ों का गिरना, ये क्या है, ये भी प्राकृतिक विपत्तियां है। इससे भी क्या होता है, गरीबी आती है, क्योंकि उसमें विकास नहीं हो पाता है। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, भाषाई संघर्ष है, क्योंकि भाषाई संघर्ष का गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, भाषाई संघर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। आपको बताना है बेकारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। ऑप्शन ए है नगरीकरण है, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार है, ऑप्शन सी है एक परिवार है, ऑप्शन डी है निर्धनता। बताइएगा बेकारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं बेकारी का प्रत्यक्ष परिणाम। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, नगरीकरण राइट है, संयुक्त परिवार, एक परिवार या निर्धनता। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, निर्धनता है। क्या है, निर्धनता है। जब बेरोजगार लोग रहेंगे तो क्या होगा, निर्धनता ही तो आएगी ना। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी राइट हो गया, निर्धनता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित परिस्थिति का एक आधार है। क्या है, अर्जित परिस्थिति का एक आधार है। ऑप्शन ए है वारी, ऑप्शन बी है गोत्र, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है परिवार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अर्जित किसे कहते हैं, जो हम अपने आप स्वयं अर्जित करते हैं। अब ये बताइएगा जो वारी है इसे हम स्वयं करते हैं, नहीं करते। गोत्र क्या है, वो भी हमें जन्म से प्राप्त होता है, वारी भी जन्म से प्राप्त होती है। और ऑप्शन डी परिवार जो है, ये भी हमें क्या होता है, जब हम किसी परिवार में आते हैं तो वो हमें जन्म से ही वो परिवार हमें मिल जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है, धन है। धन को क्या करते हैं, हम खुद ही स्वयं इकट्ठा करते हैं, अर्जित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बेरोजगारी का प्रकार है। ऑप्शन ए परछन बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है सामान्य रोजगार बेरोजगारी, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बेरोजगारी का प्रकार है। ऑप्शन ए परछन बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है सामान्य बेरोजगारी, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है, डी राइट है। ये सभी जो हैं क्या है, कृषि बेरोजगारी का कारण है। परछन बेरोजगारी भी, मौसमी बेरोजगारी भी और सामान्य बेरोजगारी भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था या दिया गया था। क्या पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया था। ऑप्शन ए है दूसरी में, ऑप्शन बी है पांचवी में, ऑप्शन सी है सातवीं में, ऑप्शन डी है नौवीं में। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा राइट है, बी राइट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था सर्वप्रथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दी जाती है। ये कथन किसका है। क्या है, दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दी जाती है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है चार्ल्स विनिक का है, ऑप्शन बी है वेबस्टर शब्दकोश का है, ऑप्शन सी है ब्रिटेनी का शब्दकोश का, ऑप्शन डी है मैक्स रोडिन। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है, सी राइट है। ब्रिटेनी का शब्दकोश ने कहा है कि दहेज वह संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय अपने साथ लाती है या उसे दी जाती है, वो क्या है, दहेज कहलाता है। उसमें चाहे कोई उपहार हो, कोई वस्त्र हो या कोई सामान हो या कोई पैसे वगैरह हो, तो ये क्या में आएंगे, ये दहेज में आएंगे, जो वो अपने परिवार से यानी कि अपनी माता पक्ष से लेकर के आएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ।
ऑप्शन ए है वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1956 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1984 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1961 में। बताइएगा भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। वर्ष 1961 में क्या हुआ था? भारत में दहेज निरोधक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रथा पर नियंत्रण कैसे संभव है? क्या है? दहेज प्रथा पर नियंत्रण कैसे संभव है? कैसे संभव किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है दहेज प्रथा को? ऑप्शन ए है सामाजिक चेतना द्वारा, ऑप्शन बी है धर्म गुरुओं के व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन सी है महिलाओं के आंदोलन द्वारा, ऑप्शन डी है राजनीतिक दबाव द्वारा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दहेज प्रथा को कैसे रोका जा सकता है या उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। सामाजिक चेतना के द्वारा क्या कर सकते हैं? दहेज प्रथा को नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, या दहेज बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमें कूट दिए गए हैं, हमें कूट को बताना है कि कौन सा कूट सही है। हमारा ए कूट में 1 नंबर दिया गया है और कूट बी में 2 नंबर दिए गए हैं और कूट 3 में कूट जो सी दिया गया है उसमें 3 नंबर दिए गए हैं और कूट डी में 4 नंबर दिए गए हैं। बताइएगा कौन सा कूट राइट होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है। 3 वाला जो है वो राइट है, जो 3 वाला नंबर है वो राइट है। दहेज तथा बाल श्रम क्या है? एक सामाजिक बुराई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो का विस्तारित रूप है। क्या है? पोक्सो का विस्तारित रूप है। जैसे ये भी कह सकते हैं POCSO का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, ऑप्शन सी है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा राइट है? ए राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह रोकने का कानून किस वर्ष बनाया गया? आपको क्या बताना है? जो बाल विवाह होते थे उसके लिए कानून किस वर्ष बनाया गया है रोकने के लिए? ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में, ऑप्शन डी है 2007 में। बताइएगा बाल विवाह रोकने का कानून किस वर्ष बनाया गया है? 2004 में, 2005, 6, 7 कौन से ईयर में बनाया गया है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा राइट है? सी राइट है। 2006 में क्या किया गया है? कानून बनाया गया है बाल विवाह रोकने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति की प्रकृति होती है। आपको क्या बताना है? जो जाति है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है बंद, ऑप्शन बी है खुली, ऑप्शन सी है परिवर्तनशील, ऑप्शन डी है अपरिवर्तनशील। बताइएगा जाति की प्रकृति कैसी होती है? बंद होती है, खुली होती है, परिवर्तनशील होती है या अपरिवर्तनशील होती है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है, बंद होती है। कैसी होती है? बंद होती है। और जाति कैसी है? ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं। तो क्या है? जाति एक बंद वर्ग है जिसमें हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते हैं। जाति को क्या नहीं कर सकते? हम चेंज नहीं कर सकते। हम जिस जाति में आए हैं हम उसी जाति में क्या है? रहेंगे। चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारी जाति वही कहलाएगी जिस जाति में हम पैदा होंगे। तो गाइज आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।